नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतंजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस समय सर, जब दो अहम राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का जो है वो 10 विधानसभा सीटें जहां पर खाली थी, उसमें 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान की बात कर रही है और सदस्यता अभियान को लेकर के बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी खूब उसके बारे में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी देखने में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से सदस्यता ले रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को जाकर के सदस्यता दिलवाई गई और इस क्रम में बहुत सारे नेता जो भाजपा के आज के संगठन के प्रभारी लोग हैं, वो लोग भी सदस्यता ले रहे हैं। तो क्या है ये सदस्यता अभियान और क्या कुछ चल रहा है इस सदस्यता अभियान के बहाने? जी धन्यवाद राम प्रकाश राय जी। जो ये सदस्यता अभियान होते हैं, ये रूटीन अफेयर्स होते हैं। ये सक्रिय राजनीति में जो हैं वो सदस्यताएं दी जाती हैं ताकि लोगों को जो कहते हैं ना, फुट वर्कर्स, ब्लॉक समितियों का काम है, इलेक्शन का काम है, गांव-गांव देहात-देहात जाके लोगों को जो है अपना मैनिफेस्टो देना है, संपर्क बनाना है। पन्ना प्रमुख तो आपको पता ही है, एक पन्ने पे आगे पीछे सबके नाम लिखे जाते हैं, कौन 18 साल का हो रहा है, किसको वोटर लिस्ट में डालना है, किसको निकालना है। तो ये सब काम जो है फुट सोल्जर्स करते हैं किसी भी पार्टी के। तो सदस्यता अभियान तो चलता रहता है। अब बात ये आ जाती है कि ये सदस्यता अभियान जो है उसको एक नाक की लड़ाई बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने कहा था कि हमने पूरे भारतवर्ष में एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो बनाने के लिए हमने कवायद की। उसमें क्या किया, प्राइवेट एजेंसियों को, PR एजेंसियों को ठेका दे दिया गया। एक मध्य प्रदेश के ही बिश्नोई साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे 3, पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे 3 कंपनियों से फोन आए कि हम आपके लिए सदस्यता अभियान कर सकते हैं, आप बताइए कितने सदस्य आपको बनाने हैं। हमारे पास राशन कार्ड और आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड का पूरा डेटा है। तो ये कारोबार शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में जो सतर्क जो सदस्य बनाए जा रहे थे या सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे थे, उसके लिए एक सदस्य बनाने के लिए 500 रुपए की भी बात की गई कि 500 रुपए दिए जाएंगे जितने भी सदस्य बना के लाएंगे। अब इस सदस्यता अभियान में अगर आप देखें तो मोटे तौर पर तो गुजरात में एक खबर आती है कि अहमदाबाद में एक अस्पताल में जो लोग एडमिट थे उनको कहा गया कि आप एडमिशन से पहले, या जो एडमिट थे उनको कहा गया कि आप अपने फोन पे OTP आएगा, वो OTP हमें दे दीजिए, उसके बाद ही हम आपको एडमिट कर सकते हैं या आपका इलाज कर सकते हैं। तो जो लोग इलाज कराने आए थे सरकारी अस्पताल में, उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई फॉर्मेट हो। जब उसमें देखा गया, जब OTP आई तो ये दिखाया गया कि ये जो जितने भी मरीज हैं इनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी गई। अब आप बताइए, एक आदमी इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको आप सदस्य बना लेते हैं, सदस्य बना के उसको आप कह देते हैं ये हमारा हमारे अभियान में ये मेंबर बन गया है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जूनागढ़ के गुजरात में दासी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट का ये मामला है। एक आदमी कैटरैक्ट सर्जरी कराने जाता है, 11 बजे उसको दूसरा आदमी आके उठाता रात में, कहता अपना मोबाइल तो सब इन पेशेंट्स के पास जाता है, जितने भी पेशेंट्स इन होते हैं OPD में होते हैं उनके सबके पास जाता है रात को 11 बजे, और सबको OTP लेके वो 2 मिनट का वीडियो बनाता है रिक्रूटमेंट का कि ये रिक्रूटमेंट हमने कर ली है। अब ये जो एडमिट था कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए, वो ये सब देख रहा होता है, वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देता है। उसके बाद पता लगता है कि 250 इन पेशेंट्स को BJP का मेंबर बना दिया गया रातों रात। तो इसमें महेश लांगे थे, हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने इसको एक्सपोज किया, उन्होंने आर्टिकल डाला
तो उनके ऊपर जीएसटी का एक केस लगा दिया गया, जीएसटी स्कैम का। हालांकि वो मामला उनके वाइफ की कंपनी का था, जिसमें वो कंपनी में काम करती हैं, उसमें वो साइलेंट पार्टनर भी थी, पर उनको अरेस्ट करके 10 दिन की पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया। अब मामला ये आ जाता है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो रहा है तो ये तो समझ में आ गया, मनरेगा वर्कर्स हैं, किसान सम्मान निधि के नाम पर जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं, किसान सम्मान निधि जिनको जाती है उनके उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको याद है कि जितने भी किसान हैं उनको अगर धान बेचनी है, गेहूं बेचनी है, तो पोर्टल के थ्रू ही बेच सकते हैं। तो पोर्टल का भी डेटा उनके पास है, मनरेगा का भी डेटा उनके पास है, और जितने भी अनुदान सरकार, भारत सरकार करती है, उसका सारा अकाउंट नंबर, डिटेल, आधार कार्ड सब होता है। तो इसका मतलब है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप कराने के लिए किया जा रहा है। और ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। एक और मामला जो महेश लांगा ने जो एक्सपोज किया कि एक कुमारी एमआर गर्दी विद्यालय सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप बच्चों को कहा, क्लास 9 के बच्चों को कहा कि आप अगले दिन अपने पेरेंट्स का मोबाइल फोन लेके आइए, हमें आधार कार्ड वेरीफाई करना है या कुछ वेरीफाई करना है। और उसके बाद वहां पे टीचरों को ड्यूटी लगाई गई कि ये सारे मोबाइल फोन्स पे ओटीपी जनरेट करके बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाए। आधार, और जब पूछा गया उनसे आपने ऐसा काम क्यों किया, तो बताया गया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड चेक करने के लिए गया। तो प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, उनमें भी स्टाफ से ये सब काम कराए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आप मान सकते हैं कि ये सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी के एक लीडर ने भावनगर में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि 100 मेंबर जो लेके आएगा उसको 500 रुपए प्रति मेंबर हम देंगे। तो अब आप ये बता दीजिए कि ये मेंबरशिप ड्राइव का फायदा क्या है। 1 सितंबर को ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू होती है, 15 अक्टूबर तक चलती है, और उसमें ये डेटा निकल के आता है कि 8 करोड़ का टारगेट था, 10 करोड़ नए मेंबर बनाए गए। मतलब सक्सेस रेट जो है वो 125% है। पर मामला यहां खत्म नहीं होता। बीजेपी के ऑलरेडी 12 करोड़ सक्रिय सदस्य ऑलरेडी हैं, तो अगर इन 10 करोड़ को उसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल कितने हो गए, 22 करोड़ मेंबर हो गए। और ये टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर हम देखें कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं हमारे भारत के, 93 करोड़ 90 लाख में 23% भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। इसमें वोट कितने लोग करते हैं, 64 करोड़ लोग वोट करते हैं। अगर 64 करोड़ से 2024 का जो जनरल इलेक्शन का हमारे पास डेटा है, अगर 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने वोट किया है और बीजेपी को 37.4% टोटल वोट्स का पोल मिला है, जो कि 23 करोड़ 60 लाख आता है, तो इसका मतलब है कि 12 करोड़ जब मेंबर थे उससे डबल लोगों ने वोट किया, तो अब 20 करोड़ मेंबर हो गए। तो क्या अगली तैयारी 40 करोड़ वोट हथियाने की है? और क्या इस डेटा को मैं एक इल्जाम लगा रहा हूं, क्या इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसपे संचय है जनता को कि उनके मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ईवीएम्स को हैक किया जा रहा है, तो क्या ये सदस्यता अभियान को आप ईवीएम में पड़े वोटों से भी कोरिलेट कर सकते हैं? जब 12 करोड़ सदस्य थे तो 23.6 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया लोकसभा 2024 में। अब तो 20 करोड़ मेंबर बन गए, तो उस लिहाज से तो फिर अब 35 से 40 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देंगे। तो ये एक बड़ी बात खड़ी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी मैं बड़े संक्षेप में बता देता हूं, 2 करोड़ नए मेंबर उत्तर प्रदेश में अकेले ऐड किए गए। ये योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सोशल मीडिया पे 16 अक्टूबर को जो है वो ट्वीट किया था कि 2 करोड़ लोगों ने प्राइमरी मेंबरशिप बीजेपी पार्टी की ज्वाइन कर ली है यूपी में। और ये एक बड़ा मामला, और स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी ने भी स्टेटमेंट दी थी। अब 2016 की मेंबरशिप ड्राइव की बात करें तो बीजेपी के पास ऑलरेडी 1 करोड़ 83 लाख करोड़ मेंबर थे उत्तर प्रदेश में। ये स्टेटमेंट गोविंद नारायण शुक्ला, चेयरमैन जो हैं यूपी बीजेपी मेंबरशिप ड्राइव कमेटी के, उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन आई थी। अब मान लीजिए 2 करोड़ नए मेंबर बन जाते हैं और उनके 1 लाख ऑलरेडी एक्टिव मेंबर हैं यूपी में, तो और उनको वोट कितना मिला था 2022 के असेंबली इलेक्शन में? 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे, जब उनके मेंबर कितने थे? 1 करोड़ 83 लाख। अब वो भी डबल हो गए, 2 करोड़ और बन गए, तो 3 करोड़ 83 लाख मेंबर बन गए। तो क्या वोट शेयर जो 41.3% था अब 60% हो जाएगा? तो ये अगर आप नंबर्स पे जाएं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
पीआर कंपनीज को अपने सदस्यता अभियान में लोगों को पैसा दे देकर मेंबरशिप बना रही है, वो वोट डालने जाए ना जाए, अगले इलेक्शन में आपको दिखाया जाएगा कि 70% से ज्यादा वोटिंग पड़ी है। और मतलब वो इस जो बार 10% 15% अतिरिक्त वोट होगा, वो यही वोट होगा जिसकी मेंबरशिप ड्राइव भारतीय जनता पार्टी ने की। जो जो आरोप लग रहे थे अभी हरियाणा के इलेक्शंस में कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, ईवीएम बदले गए, पहले से वोट करके रखा गया, क्या कुछ कुछ उस तरीके की तस्वीर फिर से बनती हुई दिख रही है कि दोबारा से उसी तरीके की चीजें हों कि आप मेंबरशिप अभियान चलाइए, इसमें संख्या को बढ़ा हुआ दिखाइए, ईवीएम जो चोरी हुई थी उनको फीड करिए और उनको रिप्लेस करा दीजिए, कुछ इस तरीके की तैयारी। हरियाणा का आप क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए। हरियाणा में 60 से 70% जनता जो थी वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते और भारतीय जनता पार्टी के नॉन डेवलपमेंट एजेंडा के चलते खिलाफ खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग, मैंने खुद उनके नेताओं से बात की है, उनके खुद के लोग कह रहे थे कि 55 सीटें कांग्रेस ले जाएगी, कंजर्वेटिव फिगर। और कांग्रेस तो अपनी छाती पीट के कह रही थी कि हम 70 सीटें लेके जाएंगे। अब 70 और 55 से 37 सीटें उनकी आती हैं, तो आप समझिए 20 से 22 सीटों का नुकसान जो कांग्रेस पार्टी को हुआ, वो इसी वजह से। उसमें 3-4 चीजें थी। एक तो उसमें आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए ताकि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ इंडिपेंडेंट्स को आपने खड़ा करवाया, कुछ खुद ब खुद खड़े हो गए। कुछ जाटों में आपस की लड़ाई में कहते हैं ना, दो जब बिल्लियां लड़ती हैं तो बंदर बाजी मार जाता है, तो ऐसे जो जाट सीट थी उसमें जाट ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो गए, तो उसमें ब्राह्मण और दूसरे कैंडिडेट जीत गए। तीसरा, सोशल जस्टिस को लेकर नायब सिंह सैनी पहले ही चेहरा बने हुए थे, यहाँ हुड्डा चेहरा थे, तो जाहिर बात है SC ST OBC समाज के लोगों ने देखा कि नायब सिंह सैनी तो पहले भी सीएम थे, दोबारा बन जाएंगे। ये आकलन तो अलग चल रहा है, मैं ईवीएम की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। के अलावा जी, इस आकलन के अलावा जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स थे हरियाणा में। और जो दूसरा चौथा सबसे बड़ा फैक्टर था जिसको अंडर रिपोर्ट किया गया, वो ईवीएम का फैक्टर था। आपने देखा 90% चार्ज बैटरीज पे किस तरीके से 70 से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहे थे। अच्छा, ये वोट आए कहां से? इनके पास ये डेटा कहां से आया कि ये आधार का नंबर का, ये एड्रेस का आदमी यहां पे रहता है? तो इनकी जो इलेक्शन मशीनरी है, जो 24 घंटे 365 दिन चलती है, 24/7, वो इलेक्शन मशीनरी पूरा डेटा निकाल के बैठी थी। और ईवीएम में तो बटन दबाना होता है, और अगर आप बटन दबा के आप वोट सिक्योर कर लेंगे और रजिस्टर में एंट्री कर देंगे कि इतने लोग वोट डाल के गए हैं, तो उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होगी? अगर आप फोरेंसिक जांच भी करा लेंगे तो फोरेंसिक में उसकी चिप ओके पाई जाएगी, पर अगर आपने ईवीएम ही रिप्लेस कर दिया तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे? जी, इसका मतलब दर्शकों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए कि आपके आधार कार्ड से लेकर के और सारा डेटा जो आज सरकार के पास है, उसका उपयोग कहां से कहां तक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। थोड़ा इसको समझिए कि क्या कुछ खेल चल रहा है। आदमजीत सर, किसानों के मामले पर आ जाते हैं हम सीधा, जरा जब हम ईवीएम से सीधा किसानों पर आते हैं, चुनाव की बात नहीं करेंगे आज हम। किसानों का मुद्दा जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से चल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, फिर किस कदर उसको खत्म किया गया, फिर उसके बाद अभी जो लंबे समय से किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस हैं। फिर से समस्या वहीं आकर के खड़ी हो गई है। सीजन धान का है, क्या समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर के। दूसरा, भाई जो लगातार खाद बीज और ये सारी चीजें चल रही थी, बातचीत जिस पर चल रही थी, उसमें क्या कुछ सुधार हुआ है, जरा वो भी लगे हाथ बता दीजिएगा थोड़ा संक्षेप में। जी, देखिए, धान खरीद का संकट चल रहा है। 23 सितंबर को सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, डीसी ने नोटिफाई किया कि 23 सितंबर से धान खरीद चालू हो जाएगी। नहीं हुई। अब बिजाई का टाइम है, गेहूं की बिजाई का टाइम है, डीएपी नहीं मिल रहा है। 50% तक प्रीमियम पे डीएपी बिक रहा है। किसान संगठनों ने, चाहे वो किसान मोर्चे के लोग हों, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हों या गैर राजनीतिक एसकेएम के लोग हों, उन्होंने 26 अक्टूबर यानी कि आज अनिश्चित काल के लिए फगवाड़ा, बटाला, मोगा, संगरूर के राजमार्गों पर अवरुद्ध करने की घोषणा की है। 1 बजे से पंजाब में धान खरीद में देरी के विरोध में ये चक्का जाम हो रहा है। अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम है, फगवाड़ा हाईवे जाम है, संगरूर भटिंडा हाईवे जाम है, संगरूर डगरू हाईवे जाम है, गुरदासपुर बटाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पे किसान बैठे हुए हैं। 1 महीने से पंजाब में धान खरीद ना होने के चलते ये सब किया जा रहा है। सरकार से लगातार किसान धान पे एमएसपी के नीचे खरीद जाने की शिकायत कर रहे हैं। कट लगता है, 2350 धान का रेट है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ और हरियाणा के इलेक्शन में पहले ही अनाउंस किया था कि हम 3100 रुपए धान का रेट देंगे। 2350 ऑफिशियल रेट आज की डेट में है, उसमें भी 350 रुपए कमीशन काट के धान की डेयरी उठाई जाती है। इसका मतलब है किसान को 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। 25 दिन से बंद धान खरीद, अभी तक भगवंत मान ने 4 दिन मांगे थे, कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार ने हरियाणा में 4 दिन मांगे, कुछ नहीं हुआ। अगर धान खरीद चालू भी हुई तो खरीद 1 महीना लेट है। यानी इस पे अगला सब्जेक्ट आ रहा है, पराली संभालने और गेहूं बिजाई के लिए वक्त कम हो गया। अब पराली पे आपने देखा 800 किसानों का पंजाब में और 600 किसानों का हरियाणा में चालान काटा गया और उनको 2 साल तक प्रतिबंध किया गया कि मेरा पोर्टल मेरे ब्यौरे पे आप फसल को सेंटर पे जाके नहीं बेच सकते हैं। तो 2 साल का उन पे प्रतिबंध भी लगा दिया। अब अभी तक 180 लाख टन धान में से सिर्फ 6.5 लाख टन धान मंडियों से उठी है। मिलर धान उठा नहीं रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है, धान कटाई रुकी हुई है। धान नहीं कटेगी तो गेहूं की बिजाई का टाइम आ जाएगा, जिससे पराली संभालने का टाइम नहीं रहेगा। तो इस बार पूरी पराली जलेगी जिसमें किसान का कोई दोष नहीं है। अब इसको एक छोटे संदर्भ में समझते हैं। 2.5 एकड़ के मालिक छोटे किसान को 62 कुंटल धान मिलता है, 712 रुपए कुंटल का नुकसान, मतलब किसान को 6 महीने में 44,144 रुपए का नुकसान हो रहा है। और मोदी जी पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए देकर कहते हैं कि मैंने किसानों का सम्मान कर दिया। पीएम किसान को रोकें और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी सुनिश्चित करें, यही तो किसान कह रहा है। और जहां डीएपी की बात है, आप बीजों पर, कृषि यंत्रों पर, बीजों पर 12% जीएसटी लेते हैं, कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी लेते हैं, कृषि दवाइयों पर 18% जीएसटी लेते हैं, ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी लेते हैं। किसान जीएसटी दे रहा है, सब कुछ रिटेल में खरीदता है, फसल एमएसपी पे भी नहीं बेच पा रहा है। तो जिसका दाम कौन तय कर रहा है? दलाल, आड़ती, मंडी में बैठा हुआ आदमी तय कर रहा है। किसान को इनकम टैक्स से तो छूट है, जैसे हम कहते हैं ना, किसान को तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन किसान पे सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वो पे करता है, सबसे ज्यादा जीएसटी वो पे करता है। एक छोटी सी एग्जांपल देके अपनी बात को यहीं अभी विराम दूंगा। नरवाना में डीएपी खाद लेने गए किसान 12 घंटे लाइन में खड़े रहे, खाद नहीं मिली। 1350 का कट्टा 2000 में मिल रहा है, बिजाई का टाइम सर पे खड़ा है। ग्वालियर में किसान को 1350 की खाद का कट्टा 1700 रुपए में बेचा गया। सारे देश में किसान खाद के लिए रात भर लाइनों में खड़े रहे, अभी भी लाइनों में खड़े हैं। महंगी खाद लेकर भी अगर किसान को नकली खाद मिले तो ये भी एक शर्म की बात है। ये तो कृषि का हाल है। और हरियाणा में जो मैंडेट लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं 24 फसलें एमएसपी पे खरीदता हूं, अब समय आ गया है नायब सिंह सैनी को दिखाना कि धान की 80% खरीद करके दिखाएं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। जी चलिए, ये बड़ा चैलेंज है सरकारों के लिए, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि सरकारें बाद में इन सारे वादों को, इन सारे नारों को जुमला कह करके अपने को बचाने में फिलहाल अभी तक कामयाब रही है। अब आगे देखना है कि जनता की जागरूकता किस कदर आगे बढ़ती है, किस कदर हावी होती है सरकारों की नींद उड़ाने पर। जी, इसमें एक सब्जेक्ट और है जिसको मैं टच करना चाहता हूं। ये पराली जलाने वाले मामले पर भी एक बड़ा भ्रमजाल फैलाया जाता है कि पंजाब और हरियाणा से पराली जलती है, उसका धुआं दिल्ली एनसीआर में पहुंचता है और एक्यूआई लेवल हमारा 400-500 पार कर जाता है। तो मैं वो पूछना चाहता हूं उन भले मानुसों से कि मान लो अगर पराली जलाने से धुआं निकलता है तो क्या फैक्ट्रियों में जलाने से ऑक्सीजन निकलती? आप कहते हैं ये पराली वहां आप फैक्ट्रियों में दे दीजिए, तो क्या उसमें वो निकलती है? कृषि प्रशिक्षण में आप पहले तो किसान को खर्चा कम करने को कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुपर सीडर और बड़े ट्रैक्टरों से पराली की समस्या का समाधान करने की बात कहते हैं। मान लिया पिछले 2 सालों से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाने से गेहूं में कीड़ा लग रहा है, ये मैं आपको साइंटिफिक बात बता रहा हूं। और फिर यही कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि बीज में 2 लीटर क्लोरोफायरोस यानी कि जहर मिलाकर बो दो, तो क्या उससे लागत कम नहीं होगी? पंजाब से 2 ट्रेनें बीकानेर जाती हैं हर रोज, जिसमें कैंसर रोगी खास तौर पर किसान 2 लीटर अगर क्लोरोफायरोस मिलाकर बीज में बो देगा तो क्या अमृत उगेगा?
आप प्रदूषण और पानी की सारे समस्याओं का समाधान यह है एमएसपी खरीद की गारंटी हो और पानी का आप ऑडिट कराएं पूरे देश में। ये तो ज्यादा, ना किसान ये जो भाग है जाएगा, ना प्रदूषण होगा, ना पानी खत्म होगा। जी बिल्कुल, ये एक समस्या के समाधान के कारण और कई सारी समस्याएं सामने खड़ी करने जैसी बात हो जा रही है। आप पराली जलाने के धुएं को लेकर के और जो समस्याएं, जो समाधान बता रहे हैं, वो तो पानी से लेकर के जमीन तक सारी चीजों के लिए समस्या खड़ी करने वाली बात हो जा रही है। तो ये समाधान कम, समस्या ज्यादा दिखाई दे रही है। बहरहाल इन सारी चीजों पर भी हम अलग अलग विस्तार पूर्वक बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी सर हमसे जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।